हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस। हम कवर कर रहे हैं 12th क्लास के 9 चैप्टर हैं जी साइकोलॉजी के एनसीईआरटी के। हम 8 चैप्टर में आ गए हैं। 9 चैप्टर के बाद हमारी साइकोलॉजी एनसीईआरटी 12th क्लास की फिनिश हो जाएगी। ओके, तो इसमें साइकोलॉजी और लाइफ के बारे में डिस्कशन किया गया है कि कैसे मतलब ये समझने वाली चीजें बच गई, अब जो रटने वाली या कुछ समझ और जो वो कॉन्सेप्चुअल लेवल लर्निंग थियोरीज वो सारी हो चुकी हैं एटीट्यूड से रिलेटेड या जो भी हमने पढ़ा अभी तक। ओके, सो साइकोलॉजी का लाइफ में क्या महत्व है, कैसे साइकोलॉजी एक रोल प्ले करती है, सो वो सिचुएशन इन्होंने काफी सारी दिखा रखी है यहाँ पे, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कंटिन्यूटी में वीडियोस देखते रहिए ताकि आपकी DSSB के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, जब भी एग्जाम आए आपका हो जाए, बस इतना मेक श्योर कीजिए। ओके, सो एनवायरमेंटल इफेक्ट दिखाए गए हैं जी ह्यूमन बिहेवियर पे, यानी ह्यूमन के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस या क्या इन्फ्लुएंस रहेगा अगर एनवायरमेंट का इफेक्ट रहे। सो एनवायरमेंट जो है वो आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी आपका किसी भी चीज को लेके क्या परसेप्शन बनता है। कि मान लो अगर आपकी फैमिली कंजर्वेटिव है कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेके, हो सकता है आपका भी परसेप्शन वैसा ही बन जाए, या हो सकता है आपने इतनी रेस्ट्रिक्शंस देखे हो आपका उससे बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट बन जाए। बट पॉइंट सिर्फ इतना है कि एनवायरमेंट जो है वो एक इन्फ्लुएंस जो है वो तो डालेगा। ओके, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस रहेगा इमोशंस के ऊपर। जैसे मान लो इमोशंस में कि कोई फैमिली ऐसी है जिसमें बिल्कुल ये वाली सिचुएशन है कि लड़के थोड़ी ना रोते हैं, तो वो लड़के जो है फिर वैसे ही बनेंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन। सो वो इमोशंस जो है वो कौन एक्सप्रेस कर पाता है नहीं कर पाता है, सो इमोशंस के ऊपर भी एनवायरमेंट का काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रहेगा किसके ऊपर, ऑक्यूपेशन पे, देन ये लिविंग स्टाइल पे, एटीट्यूड पे, कैसे आप क्या आपका ऑक्यूपेशन है। कि मान लो आपका एनवायरमेंट जो है वो इस तरीके का है कि आप जो है मान लो आपकी फैमिली में और कोई काम नहीं करता इतना, और फादर आपके हैं नहीं या मदर इतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, तो सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जाके काम कर लेंगे। लेकिन अगर उसी दूसरी साइड हम देखें, एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली है तो वो रैंडमली किसी भी प्रोफेशन में जाके नहीं काम करेंगे, राइट। सो वो ऑक्यूपेशन भी डिपेंड करेगा आपके जो आसपास का एनवायरमेंट है, आपका इकोलॉजी है, उसके बेसिस पे आपका लिविंग स्टाइल कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है एनवायरमेंट का फर्क पड़ेगा। ओके, अब एनवायरमेंट का अगर हम पे फर्क पड़ रहा है तो हमारा भी तो एनवायरमेंट पे फर्क पड़ेगा ना। सो ह्यूमन का भी तो इन्फ्लुएंस होगा ना एनवायरमेंट पे। सो उसमें सबसे पहला तो इफेक्ट आता है जी नॉइस, जिसमें हम 3 कैरेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं कि पता लगाने के लिए कि क्या इफेक्ट हो सकता है। एक तो इंटेंसिटी, एक प्रिडिक्टेबिलिटी और एक कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द नॉइस, की कितना आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉइस, क्राउडिंग, भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन की इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होना, बिल्कुल ही एक्सप्लोजन होते जाना, तो वो सिचुएशन, और नेचुरल डिजास्टर्स, तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर पड़ने वाले ये फर्क है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी वजह से एनवायरमेंट खराब हो रहा है, हमें प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर अडॉप्ट करना है। किसी भी चीज का जैसे प्रो सोशल बिहेवियर था ना, तो वो प्रो मतलब उससे पहले, मतलब उससे ही पहले आप इतना अच्छा कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, सो आपको पहले एनवायरमेंट के बारे में सोचना है। जैसे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए दिमाग में रखिए आपकी व्हीकल्स जो हैं वो अच्छी कंडीशन में हो। अगर वो अच्छी कंडीशन में होंगे और मतलब वो बहुत ज्यादा धुआं वगैरह नहीं फैलाएंगे तो एयर पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन कम करना, जो भी नॉइस का लेवल है उसको लो रखना, डिस्करेज करना जो बिल्कुल ऐसे ही रैंडमली हॉर्न बजाते रहते हैं और वो नॉइजी सिचुएशन बन जाती है, या घंटों तक इतना नॉइज में म्यूजिक चलता रहता है तो वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो वो भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। हम मैनेज कर सकते हैं गार्बेज को सेंसिबली। सो अगर हम गार्बेज को सेंसिबली मैनेज करेंगे कि भाई ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये सारी की सारी चीजें हैं, हमें इनको ऐसे मैनेज करना है, सॉलिड वेस्ट ऐसे मैनेज होगा। सो वो चीजों को अगर हम अच्छे से मैनेज करें तो भी हम प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर बना सकते हैं खुद का। ट्रीज को प्लांट करके और इंश्योर करें कि उनका ध्यान भी रखें। एक बार जब पेड़ लगाया है तो उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड ट्रीज शुड नॉट बी प्लांटेड दैट हैव एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। सो ऐसे ट्रीज या ऐसे प्लांट्स हमें नहीं लगाने हैं जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर गलत प्रभाव डालें। प्लास्टिक को नो बोलना है ताकि टॉक्सिक वेस्ट जो है, जो कि जिसकी वजह से मतलब पानी में इतने सालों तक भी प्लास्टिक पड़ा रहे ना तो भी वो क्या नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा अपने आप से। सो वो सिचुएशन यहाँ पे है कि
पानी, एयर और सोयल का पोल्यूशन बचाने के लिए हमें प्लास्टिक को नो बोलना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग जो है जैसे पॉलिथीन्स हैं या बाकी चीजें हैं, तो हमें बायोडिग्रेड हो जाए जो चीज वो ज्यादा यूज करनी है। ओके, लॉज बनाने हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो कि मान लो अर्बन, स्पेशली इन अर्बन एरिया, कि आपकी ये डिजाइन होना चाहिए और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये चीजें नहीं कर सकते, तो जो उनको वायलेट करे, उन रूल्स के अगेंस्ट जाए, सो उनके खिलाफ जो है वो लॉज होने चाहिए। फिर आते हैं जी साइकोलॉजी और सोशल कंसर्न, यानी जो साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारी चीजें होती हैं उनका सोशल कंसर्न से क्या लेना देना है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि सोसाइटी में आज के दिन में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक तो आपको नजर आएगी गरीबी, पॉवर्टी, और एक नजर आएगा वायलेंस। ओके, सो अब किसी से पूछा जाए अगर, तो वो गरीबी को सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी तो बता सकता है ना, और वायलेंस क्या है, मतलब एक वो कि आपने रूल्स तोड़ दिए, ये सब चीजें कर दी, रूल के अगेंस्ट चले गए, बट पॉवर्टी और वायलेंस इससे कहीं ज्यादा है। गरीबी क्यों है और वायलेंस क्यों हो रहा है, उसके साइकोलॉजिकल कॉजेज, कारण हमें जानने होंगे, तभी हम उनको रिजोल्व कर पाएंगे साइकोलॉजिकल लेवल पे। ओके, सो पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो मेनली कई बार इकोनॉमिक टर्म्स में हम इसको लेके चलते हैं कि भाई इनकम कम होना, न्यूट्रिशियस फूड आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, आप बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन सब पे। बट बहुत सारे ऑथर्स ने इस इकोनॉमिक टर्म्स से बाहर निकल के एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन और सोशल डिसएडवांटेज जो है ये फीचर्स पाए हैं पॉवर्टी के, कि जब गरीबी है ना तो आप डिप्राइव्ड फील करते हैं और सोशल लेवल पे भी आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट ये है कि डिप्राइव्ड फील करना और गरीब होना, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। डेप्रिवेशन का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज से वंचित हैं, वो चीज आपके पास नहीं है लेकिन आप उसको डिजर्व करते हैं, ठीक है। बट पॉवर्टी क्या है कि एक्चुअल शॉर्टेज है आपके पास रिसोर्सेज की, जो जीने के लिए चाहिए होता है ना, वो रिसोर्सेज भी आपके पास नहीं है। सो डेप्रिवेशन उस चीज की वो जो फीलिंग होती है कि आपके पास वो चीज नहीं है बट यू डिजर्व दैट, सो वो डेप्रिवेशन है। पॉवर्टी में सिर्फ इतना रहेगा कि आपके पास जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी नहीं है। सो हम ये बोल सकते हैं कि एक पुअर इंसान अगर है सो वो डिप्राइव्ड फील कर सकता है, मतलब गरीब तो वो है ही, उसके साथ साथ उसको लग रहा है कि वो डिजर्विंग है बट स्टिल चीजें नहीं हो रही हैं। सो पुअर इंसान, पुअर पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं डेप्रिवेशन, बट पॉवर्टी जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आप डिप्राइव्ड भी फील करें। ओके, सो जरूरी नहीं है, कर सकता है वो इंसान डिप्राइव्ड फील, बट ऐसे नेसेसरी नहीं है कि वो गरीब है तो वो डिप्राइव्ड भी फील करेगा ही। ओके, हमारी सोसाइटी में ये तो हमें पता ही है कास्ट सिस्टम कितना प्रिविलेंट है, लार्ज सोर्स है सोशल डिसएडवांटेज का। बट पॉवर्टी जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो उसकी पॉवर्टी की वजह से भी एक सोशल लेवल पे डिसएडवांटेज होता है। मतलब कोई इंसान आपको सिर्फ कास्ट के बेसिस पे जो है नीचा दिखा रहा है या अलग फील करवा रहा है, वो तो एक अलग सिचुएशन है, बट गरीबी की वजह से भी, मतलब अगर आप कास्ट कोई भी हो, अगर गरीब भी हैं तो उसमें भी एक सोशल डिसएडवांटेज जो है वो देखने को मिलता है। किसकी वजह से? सो कास्ट और पॉवर्टी दोनों की वजह से ही सोशल लेवल पे एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की। ओके, अब जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है या पॉवर्टी का इफेक्ट क्या है, या डिप्राइव्ड क्यों, मतलब जो डेप्रिवेशन है या पुअर लोग हैं वो क्या फील करेंगे, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी उनकी? एक तो उनका बहुत खराब इफेक्ट रहेगा जी मोटिवेशन के ऊपर। ऐसा देखा गया है कि पुअर लोग जो हैं वो, उनकी लो एस्पिरेशंस होती हैं, लो अचीवमेंट मोटिवेशन होती है और हाई नीड फॉर डिपेंडेंस होती है कि बस उनको मिल जाए और वो डिपेंडेंट रहे उस पर, ठीक है। पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी जो है वो भी पुअर की जो और डिप्राइव्ड की पर्सनालिटी है, लो सेल्फ एस्टीम आपको देखने को मिलेगा, इतना कुछ भारी भरकम आत्मसम्मान आपको मेजॉरिटी पीपल में देखने को नहीं मिलेगा, एंजाइटी बहुत ज्यादा मिलेगी एंड इंट्रोवर्जन मिलेगा। ड्वेल ऑन द इमीडिएट प्रेजेंट रादर देन बीइंग फ्यूचर ओरिएंटेड, तो वो बस वो प्रेजेंट वाली सिचुएशन से निपटना चाह रहे हैं, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते ही नहीं है। सोशल बिहेवियर की बात करें तो पुअर और डिप्राइव्ड सेक्शन जो है वो एक रिसेंटमेंट दिखाते हैं रेस्ट ऑफ द सोसाइटी की तरफ, ठीक है, एक एटीट्यूड ऑफ रिसेंटमेंट की, मतलब वो कि इन्हीं की वजह से हो रहा है जैसे तो सब कुछ, तो वो एक ब्लेम गेम ज्यादा देखने को मिलता है। कोग्निटिव या मेंटल हेल्थ की बात करें सो पुअर लोग जो है वो यूजुअली सफर करते हैं मेंटल इलनेस से एज कंपैरिजन टू रिच, क्योंकि मेंटल इलनेस में ज्यादा जो पुअर होते हैं ना, पॉवर्टी वाले जो एरिया में आते हैं लोग, सो उस में आते हुए, उस रेंज में अगर वो आते हैं पॉवर्टी वाली में, सो उनमें एक बेसिक नेसेसिटी
नेसेसिटी की भाई रात का खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होना, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो ना होना, ठीक है, तो इनकी वजह से मेंटल इलनेस जो है स्पेशली एनहेंस्ड देखी गई है। बट इस गरीबी का कारण क्या, हम इतनी देर से पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है कि आपके पास सब कुछ था, कुछ अर्थक्वेक आया या कुछ गैस रिलीज हुआ, फ्लड आ गई, साइक्लोन आ गया या कोई और डिजास्टर हो गया और आपका सब कुछ चला गया सडनली, सो उसकी वजह से आप गरीब हो सकते हैं। पुअर देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉवर्टी, तो एक रीजन ये भी है क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी या वो जो लैक ऑफ मोटिवेशन है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा, जिसकी वजह से वो जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उसका भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। एक है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, मतलब ये इंसान अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि मैं तो गरीब ही पैदा हुआ था और मैं गरीब ही रहूंगा, सो उस वजह से एक जनरेशन टू जनरेशन जो है वो गरीबी शिफ्ट होती रहती है। ओके, एक इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं पॉवर्टी के, कि आपको डिस्क्रिमिनेट ही किया जा रहा है बाकियों के कंपैरिजन में इतना कि मतलब वो बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी आपको डिनाई किया जा रहा है, तो वो फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ज्योग्राफिक रीजन हो सकता है गरीबी का, जैसे आप मान लो डेजर्ट के एरिया में रह रहे हैं या बहुत हार्श क्लाइमेट में रह रहे हैं, सो उनकी वजह से भी आप गरीब हो सकते हैं। तो आप किस एरिया में, क्या आपका ज्योग्राफिकल क्लाइमेट है, उसके ऊपर भी जो ये सिचुएशन है गरीबी वाली वो डिपेंड करती है। एक पॉवर्टी की साइकिल चलने लग जाती है, पता है क्या, तो उसमें क्या हो जाता है कि मान लो आप गरीब हैं और आपकी फैमिली में फिर आप मतलब इतना लैक ऑफ एजुकेशन रहा, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से फर्दर आप ऊपर नहीं उठ पाए, फिर आपके फर्दर बच्चे हो गए, जनरेशन टू जनरेशन वो चीज साइकिल जो है वो चलती रही सेम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। ओके, अब हम पॉवर्टी एलिवेशन कैसे मेजर करें, मतलब हम कैसे इसको अब ठीक कर सकते हैं, तो पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं पुअर की, स्पेशली पहले फाइनेंशियल रिलीफ, देन मेडिकल, फिर बाकी फैसिलिटीज जो है वो पुअर को प्रोवाइड करवाई जाएं, बट उनको इतना ना प्रोवाइड करवाया जाए कि वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं और अपनी लाइवलीहुड के बारे में सोचें ही ना। ओके, क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर मेकिंग द पुअर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमें ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा कि वो अपनी गरीबी के लिए ब्लेम ना करें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है, मेहनत करें उसके लिए। प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि एक वो सोशल जस्टिस जो है वो लेवल पे हो सके चीजें, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है पढ़ने की भी और एम्प्लॉयमेंट की भी। अब जो जितनी मेहनत करेगा उसको वैसी ही चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा कि वो गरीब है तो गरीब ही रहेगा। ओके, जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वो फायदा उठा सकते हैं। एक मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तरीके निकालने चाहिए, एम्पावर करना चाहिए लोगों को, पुअर लोगों को, और कुछ स्टेप्स जो है उनके एम्पावरमेंट के लिए उठाने चाहिए। इसी के तहत 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक एम था कि आप पावर दें लोगों को ना ज्यादा, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जो पंचायत वगैरह बनी, तो इन सब जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो सके। ये याद रख सकते हैं आप इस पूरे चैप्टर में। एक्शन एड, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि पुअर लोगों के लिए डेडिकेटेड है, जिनका गोल है कि पुअर को हम ज्यादा सेंसिटिव बनाएं अपने राइट्स के, इक्वालिटी, जस्टिस, इन चीजों के प्रति, और उसको इंश्योर करें कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्थ और फैसिलिटीज किसके लिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको मिल रही हैं, ताकि वो हम एलिवेट कर सके पुअर को ना, हमारी कंट्री में हम गरीबी जो है वो मिटा सके। देन आता है जी अग्रेशन, वायलेंस एंड पीस। अग्रेशन की बात करें तो गुस्सा एक तरीके से। सो अग्रेशन क्या है, कोई भी टाइप का बिहेवियर जो एक इंसान को, दूसरे इंसान को मतलब हार्म पहुंचाने के इंटेंट से हो रही हैं चीजें। सो ये डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं आप इन एक्चुअल एक्शन, या फिर हार्श शब्द बोल के या क्रिटिसाइज करके। सो वो चीजें भी एक तरीके से अग्रेशन का पार्ट मानी जाएंगी। अगर फोर्सफुली आप मतलब आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप डिस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अगर देखने को मिल रहा है दूसरे इंसान के प्रति या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, मान लो आपने किसी पे हाथ उठा दिया या आपने घर में कोई चीज थी उनको तोड़फोड़ कर दिया गुस्से में, सो वो क्या है जी, वो वायलेंस है, जहां पे फोर्सफुल डिस्ट्रक्शन जो है वो दिख रहा है हमें। ओके, सो एक डिस्टिंक्शन यहां पे देखने को मिलता है, दो टाइप के एग्रेशन को हम देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और होस्टाइल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है, एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है जो कि किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए है। जैसे एक बुली ने क्लास में जो है नए स्टूडेंट को थप्पड़ मारा और उससे जो चॉकलेट थी उसके पास वो छीन ली। सो यहाँ पे क्या है, एक गोल है, उसका गोल था कि इससे चॉकलेट छीननी है, इसलिए उसने क्या किया, अग्रेसिव बिहेवियर अपनाया। एक हो सकता है होस्टाइल एग्रेशन, जिसके अंदर आप एक्सप्रेशन
ऑफ एंगर दिखाते हैं टारगेट के प्रति, लेकिन उसको हार्म करने से, मतलब इवन इफ द अग्रेसर डज नॉट विश टू ऑब्टेन एनीथिंग फ्रॉम द विक्टिम, सो आपको उससे कुछ चाहिए नहीं है, बस आपको उसको नुकसान पहुंचाना, दैट्स इट। ठीक है, जैसे एक क्रिमिनल जो है वो एक इंसान को, पर्सन को जो है अपनी कम्युनिटी में मारता है ताकि उसका नाम जो है वो पुलिस में हो जाए, सो उसको कोई वो नहीं है कि उसको उससे कुछ चाहिए है जिसको उसने पीटा है, बट एक वो होता है ना, मतलब ये थोड़ा सा अलग लेवल का है जिसमें इंटेंशन सिर्फ हार्म करने का है, कोई चीज विक्टिम से आपको चाहिए नहीं है। बट अग्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं? सो एक तो इनबोर्न टेंडेंसी हो सकती है, कई बार बोलते हैं ना कि जीन्स में ही गुस्सा है, बस इसके तो मम्मी पापा में भी, या मम्मी में भी था, या पापा भी ऐसे ही थे और लड़का या लड़की भी ऐसे ही हो गए, सो वो इनबोर्न टेंडेंसी हो सकती है। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, या आप चाइल्ड रियरिंग, मतलब कैसे बच्चा पला बढ़ा है, वो सिचुएशन क्या रही है, वो हो सकता है एक रीजन। देन फ्रस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जॉन डोलार्ड ने, आपने जो पहले अगर पूरी 11th-12th की सारी एनसीईआरटी मेरी पढ़ाई हुई देखी हो तो हमने एक फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थियरी की थी कि फ्रस्ट्रेशन अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए है सो अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ने ये शो किया है कि फ्रस्ट्रेशन होना डजंट नेसेसरीली मेक अ पर्सन अग्रेसिव, कि जरूरी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आप अग्रेसिव होंगे ही। ठीक है, कई बार फ्रस्ट्रेशन में आप बिल्कुल चुप भी हो जाते हैं। ओके, सो मेनी अदर सिचुएशनल फैक्टर्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही एक कारण बचता है अग्रेशन का। और क्या क्या कारण हो सकते हैं? लर्निंग हो सकती है जी, आपने देख देख के सीखा हो, ऑब्जर्व किया हो अग्रेसिव मॉडल को, जैसे सोशल लर्निंग थियरी, बंडूरा वाली थियरी में हम पढ़ते हैं। सो मान लो आपके घर में पेरेंट्स में से कोई, आप फादर जो है आपके बहुत अग्रेसिव हैं, सो उनको देख देख के ऑब्जर्व करके हो सकता है आप में भी वैसा ही आ गया हो, या कोई आपको आपके सामने ऐसे एंगर प्रोवोकिंग एक्शन कर रहा है कि आपको सुहा नहीं रही है वो चीज बिल्कुल भी, और आप जो है बिल्कुल अग्रेशन में आ गए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स ऑफ अग्रेशन, ये हो सकता है। पर्सनैलिटी फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अग्रेशन को लीड कर सकते हैं। ओके, हमें रिड्यूस करना है अग्रेशन और वायलेंस जो है, इनको रिड्यूस करके हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड इनकलकेट करना है और पीस की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है। और यही चीज हमारे महात्मा गांधी जी ने भी बोली थी कि हमें नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना है। उसके बाद साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर हम हेल्थ से कनेक्ट करके इसको देखें, सो हेल्थ की अगर बात करेंगे तो मतलब इट इज नाउ कंसीडर्ड दैट वेरियस हेल्थ आउटकम्स आर नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ डिजीज। कई बार क्या होता है कि आपकी कोई बीमारी नहीं होती, जैसे हमने मेंटल डिसऑर्डर्स में पढ़ा था, आपको बीमारी नहीं है बट आप बिहेव और थिंक उस तरीके से कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज जो है अब पता चल रही है, आप इसके ऊपर बातचीत भी होती है कि डिजीज की वजह से ही आपकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट नहीं होती, और भी साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। इसीलिए WHO की डेफिनेशन में भी यही बोला गया है कि आप हेल्दी हैं बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली। ठीक है, तो इन तीनों लेवल पे अगर आप हेल्दी हैं तब आपको एक हेल्दी पर्सन का टैग दिया जाएगा। हेल्थ और इलनेस की बात करें तो ये सिर्फ क्या है कि आप, मतलब एक मैटर ऑफ डिग्री है, जैसे हम ये देखना चाह रहे हैं ना कि कोई इंसान कितना सही है, कि उसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं है, वो सही तो है, सो वो चीज अलग है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक वो होता है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी अलग बात होती है, बट हेल्थ जो है वो इससे कहीं ऊपर है। जैसे जो बाबा आमटे हैं या जो स्टेफन हॉकिंग्स हैं, इनको अपने अपने लेवल पे बहुत मतलब तगड़ी बीमारियां थी और उसके बावजूद इन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, तो फिजिकली तो ये कैपेबल नहीं थे देखा जाए तो इतने, लेकिन मेंटल लेवल पे ये इतने थे, हेल्दी थे कि इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने अपने फील्ड में किया। अब इन दोनों को क्या क्या बीमारी थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या इश्यू था, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम पॉइंट आउट करें तो साइकोलॉजिस्ट पॉइंट आउट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, जो कि क्या मतलब क्या आपका बिलीफ बन रहा है, क्या परसेप्शन बन रहा है, क्या आपका एटीट्यूड है, वो सारी की सारी चीजें जो है उसके ऊपर निर्भर करती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखा है, लास्ट टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन बिहेवियर, की टीवी या बाकी चीजें जो आप इन्फ्लुएंस करती है ना, एनवायरमेंट वगैरह, उसका काफी फर्क पड़ता है आपके बिहेवियर पे। सो कैसे वो बिहेवियर को अफेक्ट डालते हैं ये बताना है हमें। ओके, सो मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्टडीज की अगर हम बात करें तो जो कैरी आउट की गई, उन्होंने ये देखा कि बच्चे जो है वो बहुत वल्नरेबल होते हैं टीवी के लिए, उसमें एस्पेक्ट में एज कंपैरिजन टू अडल्ट, यानी बच्चों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर वो कुछ देख रहे हैं तो। ओके, सो सबसे पहले तो टेलीविजन जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफोटेनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, मतलब इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। सो एक अट्रैक्टिव फॉर्म हो गई है, आप देख रहे हैं चीजों को, तो पावरफुल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर टीवी के जरिए कोई बात आपको बताई जा रही है, सो वो कंपैरेटिवली ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर या बच्चों के ऊपर डालेगी।
एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी आते हैं जिनको देख के बच्चे जो है मतलब बहुत अच्छी अच्छी हैबिट जो है वो सीखते हैं। कुछ दूसरी तरफ ऐसे भी आते हैं जो है कि उसकी वजह से आप जो है बच्चे का बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाता है, अजीब हो जाता है, और वो अट्रैक्टेड रहते हैं उसको देखने के लिए, जैसे कार्टून्स वगैरह हो गए। सो वो दोनों सिचुएशन यहाँ पे रहेंगी। तो वो दोनों सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम फर्दर बात करें तो जो टेलीविजन है वो बच्चों के ऊपर एक कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट डालता है कि बच्चों की कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, एबिलिटी वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होने लग जाती है, मतलब एक इफेक्ट डालता है क्रिएटिविटी और इन सब चीजों के ऊपर भी। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम्स भी आते हैं आजकल, तो पढ़ाई भी चैनल्स के ऊपर होती है, टीवी चैनल्स पे जो स्वयं प्रभा के अंडर आते हैं। सो वहां पे भी कुछ एक एक्सीलेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं चीजों को, या बच्चों को चीजें सिखा सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें हैं। तो ऐसे मतलब वो होता है ना, ये जो दूसरी तरफ ऐसे भी प्रोग्राम है जो कि यंग व्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि टेलीविजन की वजह से आप बच्चे की कंसंट्रेशन पावर, उनकी क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इन सब चीजों पे बहुत प्रभाव जो है वो पड़ता है। ओके, एक 40 इयर्स अगो जो है एक सीरियस डिबेट थी जो कि यूएस और कनाडा में चली। सो उसके वो एक मतलब ये लगा लीजिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये देखना चाह रहे थे कि जो टीवी पे अग्रेसिवनेस या वॉयलेंस दिखाया जाता है तो वो व्यूअर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। सो जो डिस्कशन हमने देखा तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रेशन में, सो रिजल्ट जो रिसर्च का निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो मतलब होता है ना वॉयलेंस अगर आप ज्यादा देख रहे हैं टीवी पे, सो वो लिंक्ड है ग्रेटर अग्रेसिवनेस इन द व्यूअर, कि अगर आपने वॉयलेंस देखा है तो आप भी अंदर से अग्रेसिव होंगे कंपैरेटिवली। सो अगर व्यूअर बच्चे हैं, इफ द व्यूअर्स वर चिल्ड्रन, वो इमिटेट करते हैं, फिर उन चीजों को दोहराते हैं, उन चीजों को, वो मैच्योर नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंसेज या चीजें जो है पहचान सके कि भाई ये चीज गलत है और ये सही है, उनको सही गलत की पहचान ज्यादा नहीं होती। बट इसके ऑपोजिट बहुत सारी, क्योंकि साइकोलॉजी में ना यही चीज है कि कुछ स्टडीज कुछ और कहती मिलेंगी, कुछ स्टडीज कुछ और कहती मिलेंगी। सो बहुत सारी स्टडीज ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सिर्फ टीवी पे वॉयलेंस देखने से ये थोड़ी ना है कि बच्चा भी वॉयलेंट हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा। सो ये चीज जो है वो यहाँ पे मान्य नहीं होती। ऐसा कुछ एक और जो रिसर्चर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बोला। ओके, सो ये चीजें थी। प्लस अगर हम देखें तो बहुत सारे रिसर्च फाइंडिंग्स जो है उन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ वॉचिंग वॉयलेंस में एक्चुअली रिड्यूस द नेचुरल अग्रेसिव। मतलब एक तो हम बोल रहे थे कि आप वॉयलेंस देख रहे हैं तो आप वॉयलेंस करेंगे, अगर आप फिर दूसरों ने बोला कि अगर आप वॉयलेंस वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ देखने से थोड़ी ना वॉयलेंट हो जाएंगे, तो वॉयलेंट नहीं होंगे। एक ने बोल दिया कि जब अगर आप वॉयलेंस को देखते हैं ना तो आप कंपैरेटिवली रियल लाइफ में कम अग्रेसिव हो जाते हैं, आपकी टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। मतलब वो होता है ना कि जो बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ सिस्टम है वो उस वॉयलेंस को देख के खत्म सा हो जाता है वहां पे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कैथारसिस बोल रहे हैं। फोर्थ जो है अडल्ट्स के केस में भी ये चीज बताई गई कि अडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों के केस में ही इट इज सैड दैट जो कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड है वो किसकी वजह से है, टीवी देखने की वजह से वो बढ़ा है। कि मतलब कोई आपके सामने एडवर्टाइजमेंट चल रही है, सो वो एक नेचुरल बिहेवियर कई बार होता है कि आप कैरी अवे होके वो चीज जो है वो ले लेते हैं। सो ये इफेक्ट जो है टीवी का वो भी बिहेवियर के ऊपर देखने को मिला है कि कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड बढ़ा है। मतलब आप कंज्यूमर हैं और आप उस चीज को खरीदना चाहते हैं, वो एटीट्यूड जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी और लाइफ मतलब बिल्कुल बहुत वो होता है, थिन लाइन है, तो दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जो दिमाग में आपके चीजें चल रही हैं उसकी वजह से लाइफ के ऊपर इफेक्ट होगा, और जो लाइफ में चीजें चल रही हैं उसके ऊपर आपके साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा। तो ये साइकोलॉजी और लाइफ की बातचीत जो है वो अभी इस चैप्टर में इतना ही मेंशन था। बस ओवरऑल मैंने करा दिया ये चैप्टर, ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन पूछने के एस्पेक्ट से ज्यादा कुछ है नहीं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.